बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जियो सफ़र के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आप देख रहे हैं बोले क्या बात है। और आज भी जो है हम कल हमने काफ़ी जो है डिटेल में डिस्कशन की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में ये जो एक मसला है मैच फिक्सिंग का, स्पॉट फिक्सिंग का, करप्शन का, इससे कितना नुकसान हो रहा है क्रिकेट को और ख़ास करके पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान हुआ। कल हमने काफ़ी डिटेल में इस पर बात की थी और आज भी हमने वही सेट ऑफ गेस्ट को रखा है अपने साथ। आज भी हमारे साथ दानिश कनेरिया, आसिफ खान और अकरम रज़ा है लाहौर स्टूडियोज़ में। यही आज हमारे साथ होंगे और यही हमारा आज इशू होगा, लेकिन साथ साथ में और भी जो क्रिकेट के दीगर मामलात हैं उस पर भी हम आज बातचीत करेंगे, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट्स है क्रिकेट फ्रंट पे, उस पर भी जो है नज़र डालना ज़रूरी है। दानिश कनेरिया जो है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट लेग स्पिनर है। साबिक का वर्ड तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं सिर्फ कहूँगा पाकिस्तान के टेस्ट लेग स्पिनर है। आसिफ खान जो है हमारे साथी जर्नलिस्ट है, एनालिस्ट है और TV1 में अपना शो करते हैं। और जो है कल हमने डिटेल में चीज़ें कवर की थी कि कितना नुकसान पहुंचा और क्यों जो है क्या ऐसे स्टेप्स लिए जाने चाहिए कि ये डिस्करेज हो ये चीज़ क्रिकेट में, और ख़ास करके जो है ICC लेवल पे क्या चीज़ें होनी चाहिए कि क्लैरिटी आ जाए इन ये जो केसेस होते हैं, प्लेयर्स जो पकड़े जाते हैं, जो प्लेयर्स के खिलाफ केसेस चलते हैं, फिर उस प्रोसेस को किस तरह से और जो है उसमें क्लैरिटी लाई जा सकती है। दानिश, मुझे ये बताएं कि जो कल हम बात कर रहे थे, बड़ी डिटेल में हमने कल बात की, लेकिन एक जो सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर, जो एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, वो ये है कि PCB का ऐसा फील आती है कि PCB की अपनी पॉलिसी क्लियर नहीं है इस मामले में। हम अगर 90s से स्टार्ट करते हैं, जो कुछ हुआ पाकिस्तान क्रिकेट में 90s से लेके आज तक, हमें ये नहीं क्लियर हुआ अब तक कि PCB की अपनी पॉलिसी क्या है। हाउ डू दे डील विथ सच प्लेयर्स। कुछ प्लेयर्स का सख्ती से डील किया गया है, कुछ प्लेयर्स को, जैसे मोहम्मद आमिर का केस है कि सज़ा पूरी होते ही उसको जो है, बल्कि सज़ा पूरी होने से पहले ही उसको वापस लिया, PCB ने पुश करके उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाना शुरू कर दिया था। तो PCB की अपनी पॉलिसी आपको कुछ लगती है कि वाज़ेह नहीं है इस मामले में? भाई PCB की जो पॉलिसी है ना, वो डिफरेंट प्लेयर्स के लिए डिफरेंट एटीट्यूड एंड फॉर डिफरेंट प्लेयर्स, जो उनके चाहिए, जो उनके करीब है, जो मैंने आपको बीच में एक प्रोग्राम में बात की थी, जिनके पास सोर्स है, जिनके पास बैक है, तो वो उस बैक को यूज़ करके, सोर्स को यूज़ करके उस PCB को इनकरेज कर देता है इतना। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह के हमारे यहाँ पर सिस्टम चलता है, जिस तरह से गवर्नेंस ऑफ बोर्ड और जिस तरह से PCB चलता है, तो आप खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कम्स फ्रॉम अ वेरी हाई अथॉरिटीज़। प्रेशर आता है, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये बंदा क्रिकेट से एफिलेटेड नहीं है लेकिन अब बोर्ड में काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे। तो मेन इसका ये है कि हमें जो PCB है वो इनकरेज करता है। अगर PCB बोल्ड स्टेप लेगा, जब तक आप बोल्ड स्टेप्स नहीं लेंगे, बोल्ड स्टेप लेना चाहिए? देखिए बोल्ड स्टेप ये लेने थे, आपने जो 90s की जो बात कर रहे हो, वहाँ पर जो रिकमेंडेशंस थी, जो भी थी XYZ थी, आप सबके एसेट, एक तो मेन चीज़ है कि हम यहाँ पर किसी प्लेयर के एसेट नहीं चेक होते ऑन द रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ें होनी चाहिए सारी। और जो रिकमेंडेशन थी उस पर दरोमदार आप उसको अप्लाई करते। अगर बड़े से बड़ा नाम हो, डजेंट मैटर, देखिए कंट्री से बड़ा तो कोई नहीं है, कंट्री कम फर्स्ट। तो आपको कंट्री के लिए अगर सेक्रीफाइसेस देनी भी पड़ जाए तो यू शुड डू, क्योंकि आपका फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपके यंगस्टर्स देख रहे हैं, आपके यंगस्टर फॉलो करते हैं उन प्लेयरों को, आपके यंगस्टर्स बहुत जुड़े हुए होते हैं, बड़े अटैच होते हैं। लेकिन आप किसी के साथ नरमी पेश करें, किसी के साथ आप उसको वो करें, इनकरेज करें कि नहीं ये छोटा था, ये वो था, इसको पता नहीं था। सोर्सेज की जब आप बात करते हैं तो कौन से सोर्सेज की आप बात कर रहे हैं दानिश? कौन से? देखिए सोर्सेज आपको अभी इसमें एक्सप्लेन करने की, वैद भाई आप माशाल्लाह सब एक्सपीरियंस्ड है, आप भी, आपको पता है सोर्सेज की। जैसे हम बात करते हैं कि अगर सोर्सेज, अभी हम देखते हैं काफ़ी लोग अगर आ जाते हैं बोर्ड में, लेकिन उनका कभी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड इतना नहीं रहा होता है। दे कम्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट फर्टर्निटी से आते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर इसके अंदर भी, क्योंकि इसके अंदर भी इस इशू के लिहाज से भी वहीद भाई आप देखें कि सबके प्लेयर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, अपर लेवल डाउन लेवल जो लोग होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, जो हाई अथॉरिटी जिनकी पोजीशंस होती है, तो दे ऑल्सो इनकरेज देम कि यार बच्चा है, गलती हो गई, वो बात ठीक है। लेकिन मैं इसमें बड़ी क्लियर चीज़ है कि आप जो चीज़ें सामने हैं, एविडेंस सामने है, आपको लगता है कि ये एक चीज़ हुई है और आपको क्लियर कट एक व्यू है कि नो
नो तो नो, तो यू शुड नॉट गिव एन ओपन डोर या नेक्स्ट आप उसको मतलब एंट्री नहीं करनी चाहिए, एंट्री नहीं करनी चाहिए। आसिफ आप क्या कहते हैं, मतलब क्या व्हेन वी टॉक अबाउट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, क्या व्हाट डज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मींस, क्या होना चाहिए? क्या एक बार अगर एक प्लेयर गिल्टी पाया गया तो उसका खत्म कर दें उसको बिल्कुल? नहीं, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, वो तो अब ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब वैसे भी अगर नेचुरल जस्टिस के भी ये खिलाफ है कि अगर एक जुर्म की नौयत होती है, दफ़ात इसीलिए अलग अलग होती हैं, 302 चोरी के मुकदमे पे 420 लगती है, उस पर 302 लगती है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी होना चाहिए। लेकिन खुद कहता है आईसीसी का कोड ज़ीरो टॉलरेंस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोड कहता है ज़ीरो टॉलरेंस, लेकिन उसके बाद वो खुद अपने जो फैसले सुनाते हैं, जैसे आमिर के केस में कहा कि बच्चा है, कम उम्र था, एक्सपीरियंस नहीं था। सेम वॉज सेड इन द केस ऑफ कनेरिया, जो इनके साथी थे मरवन वेस्टफील्ड, उसको वनरेबल का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया था। तो पहले ही आप एक विंडो दे देते हैं, तो या तो फिर आपने अगर अपना वो क्या जैसे कहते हैं कि अपना अगर आपने रखना है पैर, तो फिर पूरी तरह से रखें। और वीकनेस, जैसे अभी इन्होंने कहा उसकी बात की कि एविडेंस, तो एविडेंस की नौयत मुख्तलिफ है इस कोड में जो आईसीसी के पास है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। इसमें एविडेंस इतना हार्ड नहीं चाहिए आपको, इसमें इतना काफ़ी है कि आपको अप्रोच हुई, आपने नहीं बताया, ये भी काफ़ी है सज़ा देने के लिए। और आप छुपाते चले गए, आपने अपने साथी को होने वाली अप्रोच नहीं बताई, तो आप पे मज़ीद सख्ती हो जाएगी। फिर आपने रिमोर्स शो नहीं किया। इसमें एक और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो इरफान को और जो दूसरे हैं नवाज, उसको खालिद और शर्जील से अलहदा करती है कि उसने रिमोर्स शो किया, गिल्टी प्लीड गिल्टी रिमोर्स किया। शो करना क्या मतलब आसिफ, उसका क्या पैमाना है कि वो आके माफ़ी मांग ले, वो आके ये कह दे पब्लिकली कि नहीं जी मेरे से गलती हो गई, अब मैं नहीं करूँगा और मैं एंटी करप्शन के अब लेक्चर्स दूंगा, तो उससे तो ये साबित नहीं होता कि वो रिमोर्स फील कर रहा है। बहुत सारे कुछ प्लेयर्स के बारे में आज भी ये आम तासुर है कि नहीं जी इनको कोई रिमोर्स नहीं है और ये अभी भी समझते हैं कि जी हमने कोई गलत काम किया ही नहीं। अगर आप मोहम्मद आसिफ की बात ले लें, मोहम्मद आसिफ को लोग कहते हैं जी उसका एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, कोई रिमोर्स नहीं है उसको और वो वैसे के वैसे ही है। तो हाउ डू यू जज कि एक प्लेयर मतलब रिमोर्सफुल है या नहीं है? ये यही है ना, सिर्फ इस रिमोर्स वाली क्लॉज में नहीं है ये, और भी क्लॉज जो ऊपर से क्लैरिटी नहीं है। हाँ, क्लैरिटी सिर्फ इसमें ऐसा नहीं है कि क्लैरिटी नहीं है, और भी क्लॉज हैं जिसमें यह है कि आपने बुकिंग की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और एग्जीक्यूट भी कर दिया आपने, या एक्सेप्ट कर लिया, ये तो मैं जानता हूँ कि मैंने एक्सेप्ट किया था या नहीं किया था, उस पर भी बहुत ज़्यादा हार्श है वो लॉ 2.2 जो क्लॉज है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कॉन्क्रीट एविडेंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इस कोड में नहीं है। लेकिन आपको लगता है आसिफ के अब तक जो डील किया है बोर्ड ने इन मामलात में, इसमें इट हैज़ इनकी जो अप्रोच है टूवर्ड्स करप्शन और फिक्सिंग, इट वेरीज विद प्लेयर टू प्लेयर, मतलब लॉ एक तरफ हो जाता है और फिर प्लेयर टू प्लेयर वेरी करता है अप्रोच जो होती है कि पीसीबी की किस तरह से डील करना है इस केस को। नज़र ऐसे ही आता है। शुरू से भी इंक्वायरीज अगर आप ले लें, इस क्रिकेट बोर्ड का नहीं है, 94 में इंक्वायरी हुई, वो भी दबा दी, वो जो जस्टिस फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम वाली थी जो आरिफ अब्बासी साहब ने शुरू कराई थी। उसके बाद भी एजाज यूसुफ या भंडारा या इवन मलिक कयूम, वहाँ पर भी यही हुआ कि आपने उसको टोन डाउन किए हैं बहुत सारे लोगों पे। तो कयूम साहब ने खुद कहा खुद उन्होंने कि एडमिट मुझसे बड़ा प्रेशर था कि थोड़ा सा इससे बड़ा हाथ हल्का चीज रखा जो करो। चल रही है, लेकिन जो इसके पीछे लोग इन्वॉल्व होते ये सब चीजें करवाते हैं, हाँ। 90 से लेकर 2017 आ गया, उनमें से अभी तो कोई लोग पकड़े नहीं गए। वो पकड़ के अगर क्राइम, अगर आईसीसी और सारे बोर्ड मिलके एक बनाए कि उनको पुलिस के नहीं, साथ कल हमने मुआहदा इस पर करें। बात की थी दानिश, लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन आई और जो आसिफ से भी मेरी बात हो रही थी, तो अपेरेंटली एक बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक पाकिस्तानी बुकी पकड़ा गया था और उसको जेल भी हुई और उसके बाद वो ही स्पेंड टाइम इन जेल। उसके बाद उसको एक वेलफेयर ट्रस्ट ने जो है वहाँ से निकाल के वापस पाकिस्तान लेके आया। ही इज इन कराची वेरी लेकिन मच जब उसको पकड़ा था तो लेकिन भाई उसको पकड़ा वो जेल इसी बात जेल को हुई गया, थी कि लेकिन उसके बाद इंटरेक्शन उसकी वो क्यों नहीं, उसके साथ सवाल जवाब क्यों नहीं, उससे सारी चीज़ें उगलाई क्यों नहीं, उससे पूछा क्यों नहीं गया? इस तरह 90 से जो लोग थे इन्वॉल्व, उनको पकड़ के अभी तक जितने लोग इन्वॉल्व आते हैं, इनमें नाम आते, तो उनको पकड़ के उनके साथ जैसे प्लेयरों के साथ क्वेश्चन आंसर करते हैं, उनसे सारी चीज़ें पूछवाते हैं, सारी चीज़ करते, तो उनके साथ क्यों नहीं करते कि वो तो फिर एक पूरा का पूरा लिस्ट देंगे ना आपको, यू विल गेट इन अ वेरी गुड। मुझे ये बताएं कि आई मीन Why do players get into this in the first place? मतलब मेरा सवाल ये है कि बीइंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ है, क्या सिर्फ ग्रीड एक फैक्टर है कि ये प्लेयर्स इस चीज़ में अपने आप को मतलब इसके अंदर जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है ना, वो होता है कि जो प्लेयर अपनी जगह को मजबूत नहीं समझते टीम के अंदर, अपनी जगह को मजबूत नहीं समझते, और दे आ के जो परफॉर्मर होते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, कि अपनी परफॉर्मेंस से वो नहीं होता है कि आज मैं
हूँ मैं कल टीम से बाहर हो जाऊंगा, तो वो इस चक्कर में ज़्यादा फंस जाते हैं। क्यों कि अच्छा दानिश, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अकरम रज़ा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अकरम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई, और दोस्तों को भी बहुत बहुत सलाम मेरा। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई। अकरम, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आज भी आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमने जो भी बातें की थी तो वो काफ़ी बातें अधूरी रह गई थी, तो हमने फिर डिसाइड ये किया कि आज आप ही के साथ कंटिन्यू करते हैं शो को एंड ट्राई टू मतलब एक कंक्लूसिव टाइप का एक वाइंड अप करें इस डिबेट को, क्योंकि ये है एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू। और मैं वापस आपकी तरफ अभी आता हूँ एंड आपको मतलब जो है आपसे भी सवाल जवाब शुरू करते हैं। लेकिन जो बात हो रही थी दानिश से, मैंने सवाल ये किया अकरम के जो प्लेयर्स हैं ये क्यों इस पोजीशन में आ जाते हैं कि वो इन सारे मामलात में फंसते हैं, या फिर मतलब क्या सिर्फ एक ग्रीड का फैक्टर है? तो उसका जवाब दे रहे थे दानिश। तो व्हाट वर यू सेइंग दानिश? मतलब आप क्या कह रहे हैं? आई वाज जस्ट सेइंग जो प्लेयर अपनी सलाहियत पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता है, वो आता है इंटरनेशनल सर्किट पे जिस हालात से आता है, और वो अपने आप की जगह पक्की नहीं समझता। जब उसके पास ऐसे लोग आते और ऑफर करते, तो वो उसके दिमाग में होता है कि यार आज मैं हूँ टीम में, कल मैं नहीं होऊंगा, मुझे फिर से ये मौका नहीं मिलेगा। तो वो लड़के ज़्यादा इसके अंदर इंकरेज हो जाते हैं ये चीज़ करने के लिए। एक जो प्लेयर जो खेल रहा है, परफॉर्मर भी है, और उसको हर जगह से उसको पता है कि मेरी इंडोर्समेंट है, मेरा कैरियर है, आई एम गोइंग वेरी वेल, वो इस चीज के अंदर कभी घुसने की वो नहीं करेगा। जो आप ये बात कर रहे हैं ये तो नेगेट हो जाती है ना, ये बात आपकी अपनी एग्जांपल है। आप यू आर एस्टैब्लिश्ड प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन सुन ले, अब मेरी पूरी बात सुन ले। अभी क्या केस ले ले, शर्जील खान, एवरीवन नोज कि शर्जील जिस तरह खेल रहा था, ब्राइट फ्यूचर एड ऑफ हिम, उसका तो मतलब बिग बैश में नाम आ रहा था, उसका काउंटी में उसका बल्कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इंग्लिश काउंटी में उसका T20 नेट वेस्ट T20 के लिए से कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया था। उससे पहले आप चले जाएं सलमान बट, पढ़ा लिखा बंदा, मतलब कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। अगर उस वक्त वो चीज़ ना होती, स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल नहीं होता 2010 में, तो देयर वाज नो रीज़न टू डाउट के सलमान बट जो है अब तक कप्तानी नहीं कर रहा होता। मोहम्मद आमिर देख लें आप। तो मतलब जो आपकी आर्गूमेंट है वो तो नेगेट हो रही है। जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं ये तो सारे वो लोग हैं जिनका कैरियर टेक ऑफ कर रहा था। देखिए ये मेरा एक ओपिनियन है, और जो आपने मेरी बात की, हाँ, मैं पाकिस्तान से खेल रहा था रेगुलर ऑन जो टेस्ट क्रिकेट में रेगुलर था, मैं परफॉर्म कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज गेटिंग विकेट। काउंटी में क्रिकेट खेल रहा था फॉर 8 years, आई वाज पेड वेरी वेल ओवर देयर, मोर देन पाकिस्तान टीम, आई वाज द हाईली पेड क्रिकेटर। बिल्कुल। तो आई हैड, बिकॉज उसके बाद T20 क्रिकेट आगाज़ हुई थी, IPL आहिस्ते आहिस्ते आने लगा, उसके बाद मेरा जब कैरियर ये लगा, बैन लगा, उसके बाद डिफरेंट लीग्स शुरू हुई, और डेफिनेटली आई वाज प्रीटी मच श्योर कि मैं अगर वहाँ कंटिन्यू करता, आई शुड हैव गॉट इन एनीवेयर, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पर जो इल्ज़ाम लगा था वो था कि आपने उकसाया है एक प्लेयर को फिक्सिंग करने पे, जिसका अब आज तक कोई चीज़ सामने नहीं आई ना, उसने आके कोई ऐसी चीज़, कोई एविडेंस होता है। लेकिन आप जहाँ बात कर रहे हैं कि ऑल लड़के, जिसमें बहुत सारे नाम आते हैं पढ़े लिखे भी। एक सेकंड में स्टॉप यू। आसिफ, जब दानिश ये बात करता है कि कोई इसका एविडेंस सामने नहीं आया, डू यू एग्री विद हिम? एविडेंस जितनी ECB को ज़रूरत थी उतना तो आया, ठीक है, और वो एविडेंस की सूरत में आया। एक तो मरवन वेस्टफील्ड, जिसको इन्होंने एलिजिडली इन्होंने उकसाया, उसको उसने खुद कहा। उसके बाद जिस प्लेयर ने उसको देखा पैसों के साथ, टोनी पैलाडिनो, उसने कहा। उसके बाद जो टीम के इनके बहुत सारे प्लेयर थे, वरुण भी एक नाम था उसमें, बड़ा नाम था उस वक्त इनकी टीम का, उसने भी कहा। और टीम के कुछ 6 से 7 प्लेयर्स ने इनके खिलाफ गवाही दी, और वो गवाही उससे मुख्तलिफ थी। जो मरवन वेस्टफील्ड से जो इनका मुकालमा हुआ वो नहीं था। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि ये आम तौर पे सबके साथ बैठ के ये बात करते थे कि कितना आसान है इस तरह से पैसा कमाना, हम ये भी कर सकते हैं, इस तरह देखो वो पैसे बना रहा है, वो पैसे कमा रहा है। ये सब जो रिपोर्ट में छपा, जो इनका पूरा ट्रांसक्रिप्ट है केस का, तो जितना एविडेंस ECB को या PCB को या ICC को चाहिए होता है उतना है। अब ये इसको अलग करना होगा। ये फौजदारी मुकदमा नहीं है जो सिविल कोर्ट में चलते हैं, वो मुकदमा नहीं है जिसमें आपको 100 बियॉन्ड डाउट आपको जैसे कहा ने कहा, उसको कहते हैं कि बियॉन्ड डाउट आपको वहाँ, यहाँ पर नहीं चाहिए। यहाँ डाउट इज इनफ। यहाँ पर मैं आसिफ को क्लियर कर दूँ थोड़ी, जो इन्होंने बात की, ठीक है, लड़के आए, उन्होंने, मेरे लॉयर ने क्वेश्चन आंसर किया उनके साथ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ही वॉज नेवर सीरियस ऑन इट। वी यूज्ड टू हैव, एवरीबडी यूज्ड टू हैव दैट टॉक, क्योंकि उस टाइम पर IPL चलती थी। वी यूज्ड टू हैव टॉक, एवरीबडी, नॉट माई सेल्फ ओनली, वी यूज्ड टू हैव दैट टाइप ऑफ टॉक।
ड्रेसिंग रूम में भी प्लेयर्स बात करते थे, प्लेयर्स सब करते थे बात, और ये वादे तौर पे ये लिखी हुई चीज़ है, मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि ये मजाकिया तौर पे हम सब बातें करते थे, इसमें कोई सीरियसनेस नहीं थी। लेकिन दानिश, इसमें ये जो आप बात कर रहे हो जी कि मजाकिया तौर पे, ये कई और केसेस में हमने ये बात सुनी है। हम जब हैंसी क्रोनी का केस सुनते हैं उसमें भी यही बात लिस्टेड है कि ये बैठ के मजाक में आपस में बात होती थी। लेकिन मुश्ताक शुरू मोहम्मद कैसे वाला होती जो थी? कल मैं बता रहा था, ये शुरू कैसे होती थी? बट देन दिस आल्सो इंडिकेट्स कि जो सीड्स ऑफ ये जो करप्शन होते हैं वो इसी तरह फिर सौ होते हैं ना, कि आप बैठ के मजाक में बात शुरू करते हैं, फिर वो माइंड में चीज़ें कुछ प्लेयर्स के जाती होगी कि यार क्यों नहीं, व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, कि ये तो बड़ा आसान तरीका है पैसे कमाने का। मैंने एक बात वहाँ पर जब हियरिंग चली थी तब भी मैंने अपना, जब उनसे मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने उनको क्वेश्चन किया, तो मैंने उनको बताया और बाकी प्लेयर्स ने भी बताया कि जब मैच आता था तो ड्रेसिंग रूम में टीवी लगा होता था हमारे, ठीक है ना, हम सब मैच देखते थे, तो वो सारे लड़के बात करते थे कि यार ये देखो इतना ये हो गया, तो वो जो इंडिकेट करता थे ना, जो बात को चलती थी, तो वो एंड ऑफ द टॉपिक उनका क्या होता था कि ब्लेम क्या आता था, इंडिया पाकिस्तान, कि पाकिस्तानी प्लेयर तो पहले भी इन्वॉल्व रह चुके और इंडियंस में भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है, उसके ऊपर ये टॉपिक वो खुद छेड़ते थे लड़के, खुद छेड़ के खुद बातें करते थे, जिसके अंदर इन्होंने नाम दिए टोनी पैलेडिनो और ये वो सारे प्लेयर, लेकिन उसके अंदर इन्होंने उनका नाम नहीं लिया, जेम्स फॉस्टर का नाम नहीं लिया, मेरे कोच पॉल ग्रेसन थे उनका नाम नहीं लिया, टॉम वेस्ली जो भी करंट खेला वो तो मेरे साथ बाकायदा मेरे घर पे कभी कभी रुकता भी था, वेस्ली जो था, क्योंकि वो मेरा घर बिल्कुल ग्राउंड के पास था और वो दूर रहता था, तो वो कभी 4 डे मैच होता था, अर्ली जाना होता था तो वो रुकता था। उसने अपने स्टेटमेंट में भी बात बोली है कि कभी इन्होंने ऐसी बात नहीं की, अगर हम एक बंच ऑफ प्लेयर्स या बंच ऑफ वो बाहर के लोग अगर बैठते भी, हम मैच देख रहे होते, वी टॉक लाइक दैट, नथिंग इज समथिंग कि यार भाई आजा तो ये कर ले, लेकिन ऐसा उससे नहीं आगे होता। भी एक बात हुई, लेकिन उसके आगे जो देखिए, जो बात जो लिखी हुई है मैं उस पे कायम हूँ और अभी तक आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड द बुक्स। आसिफ, आप क्या कहते हैं? मैं भी उस रिपोर्ट जो लिखी हुई है, पूरा ट्रांसक्रिप्ट, इनकी जितनी भी हियरिंग्स हुई हैं उसका ट्रांसक्रिप्ट है, अभी भी मौजूद है मेरे पास। एक और चीज़ है उसमें, एक आदमी है, बल्कि उसमें लिखा हुआ है 2 men of Asian descent, एक नहीं 2, ठीक है, उनसे मुलाकात भी हुई है, 2-3 जगह उनकी मुलाकात भी हुई है, पब्लिक प्लेस पे मुलाकात हुई है, और पहली दफ़ा उस बुकी से मरवन वेस्टफील्ड को इन्होंने इंट्रोड्यूस भी कराया, ठीक है, ये भी लिखा हुआ था। ये अन्नू भट्ट नाम है। अभी आपने ये बात छेड़ी है ना, मैं आपको इसको क्लियर करता हूं। ठीक है दानिश, आई विल कम बैक टू यू। अकरम, आप हमारी बातें सुन रहे हैं, मुझे एक बात बताएं अकरम की, जैसे ये दानिश कह रहा है कि ये होता है, मतलब जब आप मैचेस खेल रहे होते हैं तो लड़के बैठ के आपस में मजाक चलता है कि जी देखो ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं। ये जिस ज़माने में आप अपनी क्रिकेट खेल रहे थे, और उसी जैसे हमने कल भी बात की कि 90s में जब सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ तो उस वक्त ऐसी चीज़ें होती थी, मजाक में भी ऐसी चीज़ें बात की जाती थी कि भाई अगर हम ये मैच में ऐसा कर लेते हैं, हम वैसे कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें होती थी उस वक्त भी, मजाक में भी? नहीं भाई साहब, मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली जो दानिश कह रहा है, उसके जब उसने स्टार्ट किया कैरियर तो उसके दौरान शायद ये बातें होती हों, लेकिन पहले कभी भी इस तरह की कभी बात हमने सुननी नहीं है। और 2-3 डिपार्टमेंट से मैं खेला हूँ, सरगोदा से भी खेला हूँ, वापडा से भी खेला हूँ, फिर उसके बाद मैंने हबीब बैंक ज्वाइन किया, हबीब बैंक से प्रॉपर क्रिकेट खेलता रहा हूँ, 19 साल क्रिकेट खेली है, लेकिन कोई ऐसी बीच में बात कभी भी इस इशू, ऐसे इशू पे कभी बात नहीं हुई। लेकिन ये ज़रूर होता रहा है कि हमारे जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें कई दफ़ा होता है कि कई टीमें जो है ना वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही होती थी, कुछ टीमें जो है नहीं कर रही होती थी, तो उसमें मैंने देखा कि कुछ मैचेस में फेवर किसी को मिली है और वो किसी को, जो टीम जीतने वाली थी वो उसको सेमीफाइनल खेलने का मौका नहीं मिला और दूसरी टीम ऊपर आ गई है। तो इस तरह के मैंने ज़रूर इशू सुने हैं। उस वक्त हमारी तो एक इंसिडेंट भी हुआ था ना अकरम, यहाँ पर नेशनल T20 चैंपियनशिप में कुछ साल पहले, मतलब शोएब मलिक ने ऑन एयर ये चीज़, मतलब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में आके बोली कि हाँ जी हमने जो है जानबूझ के ये मैच वो किया क्योंकि हम चाह रहे थे। हाँ, वो कराची के खिलाफ मैच हो रहा था और उसमें मैं तो थोड़ा टेम्परेरी, मैं टेम्परेरीली 1 हफ्ते के लिए उनका कोच भी बना हुआ था। तो वो देखें, वो डेलिबरेटली उन्होंने बॉल्स खेले हैं और इस तरह के इशू पास में थोड़े थोड़े हुए हैं। अकरम, वो मुझे 2-3 दिन के लिए बनाया, 2-3 दिन के लिए बनाया गया था। कोच आपको बनाया गया था? हाँ, वही 2-3 दिन के लिए बना, 2-3 दिन के लिए बनाया गया था। सियालकोट की टीम का वो, हाँ, कोच अवेलेबल नहीं था तो मुझे बनाया गया था। अच्छा। और इस चीज के ऊपर जो भी डिसीजन इसने लिया था, शोएब मलिक ने अपना डिसीजन था उसका, क्योंकि वो क्रीज पे बैठा हुआ था, खड़ा था। हाँ। और उसी ने ही वो चीज जो की है और उसने बाद में एडमिट भी किया
कि मैंने डेलिबरेटली हारा, और ये कराची के साथ मैच था कजाफी स्टेडियम में। तो मैं समझता हूँ इस तरह के इशू तो खैर वो टीवी पे नहीं आने चाहिए थे जैसे उसने किया था, उसकी पेनल्टी भी उसको पड़ी थी। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में पास्ट में आज से 20 साल या 15 साल पहले छोटे छोटे इश्यूज जो है ना, बड़े बड़े प्लेयर जो है आपको याद होगा अकरम के, इफ यू रिकॉल, अभी कुछ साल पहले 3-4 साल पहले की बात है, इसी तरह एक आई थिंक नेशनल T20 शायद गालिबन होता, उसमें जो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन है बासित अली, वो जो है कमेंट्री में बैठे हुए थे और उन्होंने उसमें ये बात कही कि जी जो सियालकोट के कोच हैं इजाज़ जूनियर, इन्होंने मिलके जो है मैच फिक्स किया है, और ये इनिशियल उसका बड़ा एक वो आया, इम्पैक्ट आया, लेकिन उसके बाद फिर वो बात ही ख़त्म हो गई और वो बात ही दबा दी गई। कुछ अरसे के लिए इजाज़ जूनियर को बाहर कर दिया गया था हर चीज़ से, लेकिन अब इजाज़ जूनियर भी वापस आ गए हैं एज कोच। ये बड़ी बैड लक है वहीद भाई, अगर कोई भी इशू उठता है तो उसको जो है ना, हमारा पीसीबी एक बड़ा बोर्ड है, उसको चाहिए कि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे और इस तरह की कोई भी गैर मुनासिब हरकत जो होती हैं उसको ख़त्म किया जाए। यहाँ हम लैग करते हैं, और जो दानिश भी बात कर रहा था, दानिश ने भी अपने लिहाज से बिल्कुल ठीक बातें की हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बोर्ड्स को बोर्ड जो है वो प्लेयर्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है। और आप देखें साउथ अफ्रीका के हंसी वो जो निकी बॉय थे और एक और ओपनर थे उनके ऊपर भी बैन लगा, हाँ हर्षल गिब्स के ऊपर। मैं समझता हूँ कि बेशुमार कंट्रीज के प्लेयर्स इन्वॉल्व नजर आए हैं हमें, और हम सुनते भी हैं, खबरों में पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी कंट्रीज के जो बोर्ड हैं वो खुद हैंडल करते हैं चीज़ों को। तो मैं समझता हूँ कि अगर पीसीबी चीज़ों को हैंडल करते रहते पास में, तो शायद इस तरह के प्रॉब्लम ना आते, चाहे वो ग्रास रूट में हो रहे हैं चाहे टॉप लेवल पे हो रहे हैं। जी थोड़ी सी, हाँ आई वाज सेइंग समथिंग, जैसा मैंने बात की, देखिए वो तो काउंटी में नहीं खेले होंगे, लेकिन काउंटी का जो लेवल और जो उसकी जो प्लेयर्स होते हैं, जिस तरह से प्लेयर्स वहाँ पर बातें करते हैं, आपको पता है इंग्लैंड में तो बैटिंग लीगल है ना जी। बिल्कुल। तो वहाँ पर तो प्लेयर आपस में कहते थे कि मैं अपनी बॉलिंग करने जाऊँ या बैटिंग करने जाऊँ, बैट लगा के चला जाऊँ, तो वो किस में आएगा, बैट लगा के वो खुद ही कर रहा है ना, क्योंकि आपके मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे तो ये सब चीज़ें अवेलेबल है, जितनी भी वहाँ की साइट्स होती है, बैटफेयर होती है। तो ये बात भी मैंने वहाँ हियरिंग में की थी, ड्यूरिंग माई क्रॉस क्वेश्चन मैंने हो रही थी, तो मैंने उनको ये सब बताया था कि इस तरह ये लड़के करते थे और इस तरह से ये करते थे। लड़के हमारे हैं कि ज़्यादातर इनको कार्ड्स खेलने का बहुत शौक है, पाकिस्तान में भी इंग्लैंड में भी ये ज़्यादातर, क्योंकि लंबी ट्रैवलिंग होती है तो कार्ड्स वगैरह खेलते, उसके अंदर जो भी होता है वो करते हैं। जो इन्होंने बात की, ये अक्सर बस के अंदर इधर उधर, क्योंकि लंबी ट्रैवलिंग होती थी, कार्ड्स मुझे खेलने आते नहीं हैं, ठीक है ना। तो मैं जब ये बात आपको पूरी वो बता रहा हूँ कि जब ये बात शुरू हुई थी, जहाँ से पहले तो ड्रेसिंग रूम, क्योंकि नया नया IPL आया हुआ था, मैचेस टीवी पे लग रहे होते, तो टीवी पे कमेंट कर रहे थे कि एक ओवर में इतने रन कैसे बन गए, और इस तरह से ये चीज़ें सारे मिलके बात करते थे। फिर प्लेयर्स जो है जिस तरह से कहते हैं, यार ये तो हमारे लिए तो फ़ायदा है कि हम तो यहाँ पर तो लीगल है बैटिंग, हम अपनी बैट लगा के अपना करने जाए, बॉलिंग करने जाए या बैटिंग, यानी कि दानिश व्हाट यू सेइंग इज बेसिकली कि नथिंग इज जो मैचेस होते थे वहाँ पर, जब प्लेयर्स बैठ के ड्रेसिंग रूम में देखते थे, यानी कुछ चीज़ों में, कुछ ओकेशंस में इवन प्लेयर्स को डाउट होता था कि ये प्लेयर्स को डाउट होता था कितनी गिर गई, जो कि अब तकरीबन जो ये T20 के मैचेस वगैरह होते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं कि यार ये पता नहीं मैच सही हुआ, हम ये तो PSL मतलब समझ में नहीं आ रहा कि आखिरी ओवर करना है और उसमें एकदम से जो है डेल स्टेन जैसा बंदा जो है उसके इतने रन बन जाते हैं, या एक 28 रन बनाती है, 30 रन बनाती है, एग्जैक्टली। हम भी जब बैठते हैं, बात करते हैं, इवन शो से पहले जब हम शो कर रहे होते हैं, उसके पहले कोई मैच चल रहा था जिसकी हम वो कर रहे होते, IPL हो गया, BPL हो गया, तो वी टॉक कि यार एक ओवर में 26 रन चाहिए यार, कैसे बनेगा, बट सम एंड हाउ इट गोज ऑन। बट टेल मी वन थिंग दानिश, मतलब पाकिस्तान, इंडिया वगैरह की हम बात करते हैं, यहाँ तो बैटिंग इलीगल है ना, यहाँ तो मतलब मसला है जी। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट कंट्री लाइक इंग्लैंड, इवन श्रीलंका में भी लीगल है बैटिंग, लेकिन अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं वहाँ तो लीगल है, वहाँ तो मतलब कैसे बोलते हैं प्रॉपर कैसे बोलते हैं बैटिंग हाउसेज है, विलियम हिल वगैरह और तो वहाँ तो आप जाके आराम से जो भी आप चाहे बैट करते हैं। और आपको याद होगा 81 का बड़ा मशहूर इंसिडेंट है जहाँ हेडिंगली टेस्ट हो रहा था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, एशेज का, बाद में फिर ये चीज़ आई थी सामने कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी उन्होंने अपने खिलाफ जाके जो है बैट किया था बैटिंग हाउस में कि जी हम टेस्ट मैच हारेंगे जी, और वो हारा था टेस्ट मैच वो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उसमें आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इयन बॉथम ने मतलब 100 किए थे और फिर बाद में सेकंड में 5 या 6 विकेटें ली थी, तो उन्होंने खुद अपने ऊपर बैट किया और वो हार के मैच, ठीक है।
इंग्लैंड जैसी जगह पे जहाँ लीगल बैटिंग है वहाँ फिर ये कैसे, क्या मतलब, किस तरह से, क्या फ़ायदा क्या होता है वहाँ पर, किस तरह से होता है ये? वहाँ पर अपना वहीद भाई, अभी जो इंग्लैंड में अगर आप वो जैसे इन पे जो केस बना था 3 लड़कों पे कि डिफ्रॉड टू द बुक मेकर्स, क्योंकि एक लीगल चीज चल रही है उसमें इलीगल चीज आ गई। व्हाट आई मीन इज आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल। स्पॉट फिक्सिंग की हम बात करते हैं, ठीक है। आप अगर हम मान लेते हैं कि जी आपने वेस्टफील्ड को कहा कि जी आप एक गद्दा ओवर कराओ और इसमें मतलब जो है इतने वाइट करो या इतने लो बॉल करो या इतने रन दो, या आपने खुद जो है एक गंदा ओवर किया, हाउ विल यू मेक मनी आउट ऑफ दैट? क्योंकि जहाँ लीगल बैटिंग हो रही है, जहाँ बैटिंग ही लीगल है, वहाँ पर आप पैसे कमाएंगे कैसे? मतलब क्या आप इंडिविजुअली किसी से डील कर रहे हैं कि जी मैं ये करने जा रहा हूँ, मुझे इतने पैसे दे देना? वो बंदा फिर कैसे कमाएगा आगे, वो कैसे रिकवर करेगा अपने पैसे? ये एक बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, लेकिन मैं सिचुएशन में गया नहीं ना फिक्सिंग की कि मुझे पता हो कि मुझे पैसे मिले। अगर मैंने किया होता और मुझे पैसे मिले होते तो डेफिनेटली आई शुड हैव अ क्लियर आइडिया कि व्हाट इज गोइंग ऑन। क्योंकि एक जगह अगर लीगल है चीज़ें और वहाँ पर एक काम ऐसा हो रहा है जो गलत है, तो अगर जिसके साथ ये चीज़ हुई होती है, एक एस्पेक्ट ये ज़रूर है कि अगर एक बंदा है, अगर वो जाके एक मतलब हाइपोथेटिकल हम बात कर रहे हैं कि एसेक और से डरहम का मैच हो रहा है और वो जाके एसेक पे पैसे लगाता है सारे कि जी एसेक जीतेगी ये मैच, और उसके बाद अगर वो एसेक के 2-3 प्लेयर्स के साथ मिल जाता है और वो कहता है कि ये तुम लोग ये कर लो ज़रा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एसेक्स के हारने की। तो वो तो उस हद तक तो हो सकता है, बिल्कुल जी उस हद तक हो सकता है। लेकिन अपना वहीद भाई बात वहीं आ जाती है कि जैसे एक चीज़ जैसा आपने बताई पहले कि लीगल है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें करना, हाँ। तो उसको क्या फ़ायदा है? ठीक है ना, प्लेयर को क्या फ़ायदा है? जो ये बंदा करवा रहा है XYZ बुकी जो भी है वो करवा रहा है, उसको क्या फ़ायदा है? उसको क्या वो है कि अगर वो प्लेयर को भी पैसे देगा, खुद भी पैसे बनाएगा, लेकिन वो चीज़ आपको बहुत बेहतर अंदाज से वही करा सकते हैं जो इससे गया हो, जिसको ऑफ़र की हुई हो पैसों की और उसको बोला गया हो कि भाई आपको मैं इतने इतने पैसे दूंगा, आपको मैं इतने पैसे दे दूंगा, आप मेरा काम कर लो और मैं अपना काम कर लूंगा। तो जिस बंदे ने बट इन योर केस जो डीलिंग हो रही थी वो थोड़ा लो लेवल पे थी ना, मतलब जैसे मॉर्न वेस्टफील्ड ने जो क्लेम किया है कि जी मुझे 6,000 पाउंड तो वो तो एक लो लेवल पे डीलिंग चल रही थी ना। 6,000 पाउंड का मतलब तकरीबन कितने हो गया आपके पाकिस्तानी? 9 लाख रुपए हो गया करंट रेट पे। उसने वो रन्स दिए भी नहीं थे उसके बावजूद। वही भाई मेरे पर तो वो डिफ्रॉड बुकमेकर वाला भी केस नहीं है कि मैंने किसी को वो किया, मेरे पर उकसाने वाला है। इन्होंने जो बात की ना उन पे जो नहीं संगीन तो जब होगा ना जब वो आप दो बात कर रहे हैं ना, जब आप दो बंदों की बात कर रहे हैं ना आसिफ साहब, जो दो बंदे, इवन द ज्यूरी जो वहाँ बैठी थी, ही दे कैन नॉट फाइंड आउट कि दूसरा बंदा थे कौन। इवन मर्विन वेस्टफील्ड ने कहा कि मुझे दूसरे बंदे ने अप्रोच की थी, मुझे उसका नाम नहीं पता एंड आई डोंट नो हिम। तो दूसरा बंदा तो जब एलन पीकॉक आया था उसको नहीं पता, तो उसके तो पसीने छूट गए थे जब वो क्वेश्चन आंसर हो रहे थे। देखो बात ये है कि मतलब बिकॉज़ इट्स मतलब वी आर डूइंग अ जनरल स्टोरी, क्योंकि बिल्कुल मैं आपको थोड़ा इसका सिनेरियो बताता हूं। तुम्हारे केस में जो इशू आता है ना, आपके केस में सॉरी जो इशू आता है वो ये आता है कि नन ऑफ अस वर प्रेजेंट देयर टू नो कि व्हाट वाज हैपनिंग। आप ही जानते हो वहाँ क्या हुआ और कैसे हुआ। लेकिन हमारे लिए जो एक चीज सरप्राइजिंग होती है वो जरूर होती है कि जिस तरह से पीसीबी ने डिस्टेंस किया अपने आप को आपके केस से, दैट इज वेरी हर्टिंग। हाँ, दिस मच आई नो बिकॉज आई वाज इन्वॉल्व। तो मुझे पता है कि ये ज़रूर है और रिकॉर्ड है ये बात कि बिल्कुल आपको ये चीज़ कन्वे की गई थी कि भाई आप आके, जब ये केस स्टार्ट होने से पहले आपको कन्वे कर दी गई थी कि आप आके मिले पीसीबी में एंड वी विल एंड कन्फेस इफ़ यू हैव डन इट, एडमिट करो आके कि ये मैंने किया है, हम कोशिश करेंगे कम से कम सजा हो। इतना मुझे पता है, यहाँ तक का मुझे पता है, जो कि विच यू डिडंट एक्सेप्ट, यू सेड नो आई विल गो थ्रू द लॉयर। तो ये तो बात अपनी जगह है, ये मुझे पता है। बिल्कुल सुभान भाई का फोन आया था बाकायदा, उन्होंने मुझे बोला था कि आप आ जाए। उस तरह से जो डेटें चल रही थी अभी उस टाइम पर वहीद भाई, क्योंकि मुझे उस टाइम पर थोड़ा तना छोड़ा था कि आपने बोला था कि खुद ही अपने लॉयर्स कर लो सारे। मुझे वहाँ पर यह था कि मेरे लॉयर्स मुझे मना कर रहे हैं, ठीक है ना, और एक तरफ पीसीबी बुला रहा है। मैंने उनको कहा कि मेरा बोर्ड बुला रहा है, मुझे जाना है, मुझे उनसे वो करना। उन्होंने बोला फिर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हाट विल हैपन। तो वहाँ मैं पीछे हो गया कि यार अभी मैं क्या करूँ। अगर मेरे लॉयर, अगर ये पीसीबी कहता है कि हम आपका केस हैंडल करते हैं फ्रॉम द डे 1 जब एलिगेशन लगा था, वहाँ कहते थे आप हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर है और हम इस केस को देखेंगे, आपके साथ लीगल टीम देंगे, तो मुझे तो कोई इशू ही नहीं था। लेकिन पीसीबी बंदा तो गया एज ऑब्जर्वर, ऐसे ऑब्जर्वर तफज्जुल लुधी साहब गए थे यहाँ से, पाकिस्तान से फारूक नसीम साहब भी गए थे और तफज्जुल लुधी साहब ने पूरी हियरिंग सुनी, सारी चीजें सुनी मेरे ऊपर 3-4 घंटे जब क्रॉस क्वेश्चन हुए, सारी चीजें। आई डिडंट सिंगल के एक टाइम पर भी ऐसा लगा कि मैं वहाँ टूटा हूँ।
इवन के जो क्रॉस क्वेश्चन करने वाले थे वो टूट गए थे। ये तफज्जुल लेकिन रशीद साहब पता ही नहीं पीसीबी है। का मौक़िफ़ बड़ा सिंपल था। पीसीबी का मौक़िफ़ ये था कि जी हमने दानिश को बुलाया, हमने कहा कि जी आओ, हाँ, इन्होंने बुलाया बात था, करो, बिल्कुल। एडमिट करो, अगर किया है हम मतलब कम से कम सज़ा करवाएंगे। वो कहते हैं कि जी जब दानिश ने डिसाइड कर लिया कि मैं लॉयर्स के थ्रू ही अब डील करूंगा, पीसीबी से भी और फॉर दैट मैटर ईसीबी से भी, तो फिर हमने कहा ठीक है जी। फिर मैं तो दानिश अपना ये केस आपसे बिल्कुल कह रहा हूँ, और सुभान वही भाई ने हुआ कि बुलाया फिर था तुमने अपना और केस लड़ा, मैं जो इसके लिए सिलसिला वहाँ था पर वो वहीद था। भाई अगर बट दे हैड इश्यूज विद द फैक्ट के एक स्टेज पे आके दे आस्क्ड यू के वो पुलिस स्टेटमेंट जो है उसका एसेक का, जिसमें वो उन्होंने टेप आपको मांग क्लियर रहे किया, थे, हाँ हाँ। टेप मांग रहे थे, जब इजाज़ वो भट्ट जो के टाइम आपने पे। कहा कि नहीं ये मेरे पास available हम नहीं दे है, सकता। मेरे हाँ। पास नहीं है, ये इंग्लैंड में है। मैंने ये कहा तो मैंने अपने हाँ। लॉयर से रब्ता किया। हाँ। लॉयर से रब्ता किया तो लॉयर ने जब पुलिस स्टेशन से पूछा तो उन्होंने बोला कि केस चल रहा है वर्विन वेस्टफील्ड का क्वींस कोर्ट के अंदर। हाँ। तो उसने बोला कि अगर ये टेप अगर अपनी जिम्मेदारी पे लेते हैं, हाँ। अगर इसमें से जरा सी भी कोई चीज लीक आउट होती है हाँ। तो वो केस आपके ऊपर बना देंगे। ये वहाँ का कानून है, वो पूरा लिख के दिया था। लेकिन दानिश तो मैंने देखो, पीसीबी को अभी इस वक्त नेशनल क्राइम एजेंसी प्रूव कर रही है ये वाला पीएसएल वाला केस। उनका जो ऑपरेटिंग ऑफिसर, जो चीफ जो भी है उनका ऑपरेशंस ऑफिसर है, उसने बैठ के बकायदा एक पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ बैठ के, जिसमें उसने जो भी बातें हैं उस केस की उसने बताई है कि भाई यही है। नासिर जमशेद के हवाले से भी उसने बताया सारी चीज़ें पीसीबी को कि भाई ये बात हुई, उससे उसने ये कहा ये कहा। तो उसमें से छुपाने की क्या बात थी? दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन योर केस के जो आपका था कि जी एसएक ने मुझे, पुलिस ने मुझे क्लियर किया, तो उन्होंने आपसे यही कहा था कि भाई आप वो स्टेटमेंट हमें दे दें, टेप ला के दे वो दें। टेप ला के दे वो दें, तो मैंने फिर हम इजाज उस पे भट्ट करते साहब हैं। को उसी टाइम पे कहा सर मेरे पास नहीं है, मेरे लॉयर से मैं रब्ता करता हूँ। तो उन्होंने मुझे डांटा कि तुम हर बात में लॉयर करते हो। ये बिल्कुल यही बात थी, राइट। यही बात लेकिन थी, मैंने और वहाँ इसी पे वो एंटेगनाइज भी हो गए थे। लेकिन टाइम हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अकरम रजा, दानिश कनेरिया एंड आसिफ विद अस, इनके साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी।